हेलो एवरीवन। आज की हम क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण घटना की, जिसे हम अपने आसपास बखूबी तरीके से देखते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में लगने वाले, फैक्ट्रीज में लगने वाले अथवा दूसरे अन्य जगहों पर लगने वाले लोहे पर एक लाल रंग का पदार्थ जमा होने लगता है, लाल भूरे रंग का पदार्थ जमा होने लगता है, जिसके कारण उसकी ताकत कम होने लगती है, वो अपघटित होने लगता है और वो मूल्यवान धातु, उसकी वैल्यू कम होने से, मूल्य कम होने से उसके हानिकारक प्रभाव नजर आते हैं। ये तो रही धातु की लोहे की बात, लेकिन कई और धातुओं पर भी आपने देखा होगा। जैसा आप लोगों ने देखा है कि तांबे के ऊपर जब हम लोग नए बर्तन खरीद कर लाते हैं, तांबे की कोई नई चीज लेकर आते हैं कॉपर की, तब तो वो बढ़िया चमकता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात आप जब देखते हैं तो उस पर हरे रंग की परत सी जम जाती है। ऐसे ही उदाहरणों को और बताऊं धातुओं में, जब भी हम चांदी की अंगूठी, चांदी के आभूषण या चांदी के और तरीके के कई वस्तुएं जब देखें तो बहुत भकाभक सफेद सी नजर आती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो मैली होने लगती है, मलिन होने लगती है, टर्बिडिटी होने लगती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हमारी क्लासेस इसी बात पर डिस्कशन करने जाएगी। दरअसल इसी प्रक्रिया को अपन कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं संक्षारण यानी कोराइजन, यानी दूसरे अर्थों में कहते हैं धातु का क्षय होना, डिके होना। यानी आप यह कह सकते हैं कि धातुएं अपने आसपास स्थित, अपने सराउंडिंग स्थित नमी यानी जल, ऑक्सीजन अथवा CO2, इनके साथ रासायनिक क्रिया कर लेती हैं, और जब रासायनिक क्रिया करने लगती हैं तो धातु के ऊपरी सरफेस पर वो रासायनिक क्रिया हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस धातु का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। और रासायनिक क्रिया हो रही है, इसका मतलब अवांछित यौगिक बन रहे हैं। अवांछित मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी रहनी चाहिए थी धातु, लेकिन हो क्या रहा है, रासायनिक क्रिया के दौरान ऐसे यौगिकों का निर्माण कर रही हैं, ऐसे यौगिक बना रही हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। वो होता है कि नहीं? धातुओं की सतह किसके कांटेक्ट में है? नमी के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के या दूसरे अन्य पदार्थों के संपर्क में होने से क्या होने लगता है? अवांछित यौगिकों का निर्माण होने लगता है, जिससे धातु अपघटित होने लगती है, उसका क्षय होने लगता है और धातु की कीमत गिरने लगती है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। बात समझ में आई? संक्षारण यानी कोराइजन। धातुओं का वायुमंडलीय गैसों, नमी आदि के संपर्क में रहने पर धातुएं उनके साथ क्रिया करके अवांछित यौगिकों का निर्माण करती हैं। इसी प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं संक्षारण यानी क्षय होना, जिसके मैंने उदाहरण बताए। इसका मतलब संक्षारण या क्षय होने में अगर उदाहरणों की बात करी जाए तो आप कह सकते हैं लोहे पर जो जंग लगती है वो भी संक्षारण का एक उदाहरण है। तो जब लोहे पर जंग लगती है बेटा, तो जंग का जो सूत्र होता है, जंग, रस्टिंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं अपन बेटा। लोहे पर जंग जो लगी हुई है, लाल भूरे रंग का जो लोहे पर जंग, रस्ट कहते हैं इंग्लिश में हम लोग उसे, और उसका सूत्र अगर मैं लिखूं तो उसका सूत्र होता है बेटा Fe2O3.XS2O। XS2O इसको बोला जाएगा। देखिए Fe2O3 को कहते हैं बेटा फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड के साथ जल के X अणु जुड़े हुए हैं तो बोला जाता है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा? जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए कि लोहे पर जंग का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। और यह सूत्र है, ये लाल भूरे रंग का पदार्थ जो उस स्थान पर, लोहे के उस स्थान पर लगता है जहां बेटा हमें नजर आ रहा है कि वो एक प्रकार से जंग युक्त हो रहा है, वहां ये लाल रंग का पदार्थ जमा हो जाता है, जिसको ये कहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला था आपको, तांबे यानी कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना, इसी तरह से चांदी का मैला हो जाना, मलिन हो जाना,
यह भी संचारण के द्वारा आता है। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि धातु यानी तत्व, बेटा समझना ध्यान से, धातु यानी तत्व। और अगर ये वायुमंडल की O2 वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में अगर आ गया, वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आ गया, जैसा मैंने बताया था, गैसों के संपर्क में आने के बाद ये तत्व क्या बना लेता है, अब यौगिक बना लेता है। वो यौगिक कौन से होते हैं बेटा, अवांछित यौगिक। अवांछित मतलब अनडिजायरेबल यौगिक बना लिया। बात समझ में आई। जैसे अगर मैं लोहे की बात करूं तो लोहा यानी हमारा Fe यानी तत्व है, और इसकी रासायनिक क्रिया वायुमंडलीय गैसों तरीके से हो जाने से यह बना लेता बेटा Fe2O3.XH2, जिसको अपन जंग लगना कहते हैं। बात समझ में आई आपके। आज की हमारी क्लासेस में इस जंग लगने की क्रिया विधि मैकेनिज्म पर स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म का मतलब है कि ड्यूरिंग द रस्टिंग, यानी जब बेटा जंग लग रही होती है तो उस वक्त उस लोहे का व्यवहार क्या होता है, वो लोहा किसकी तरह से व्यवहार कर रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, कहां हो रही है, क्यों हो रही है, टोटल अवक्रिया क्या है, इनके बारे में स्टडी करना लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि कहलाती है। तो जिस वक्त लोहे पर जंग लगती है वो लोहा एक प्रकार का बेटा किसकी तरह से काम करेगा, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल की तरह से काम करता है। समझे ध्यान से, यानी वो एक सेल बन चुका है उस समय। क्योंकि किसी सेल बनने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एनोड की और कैथोड की। अब एनोड और कैथोड हमने नहीं लगाए हैं, दरअसल रासायनिक क्रिया के दौरान ही लोहे का एक भाग एनोड की तरह से काम करने लगता है, तो लोहे का दूसरा भाग कैथोड की तरह से काम करता है। चलिए आइए आज अपन इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे लिए नेक्स्ट मटेरियल ये हो गया संचारण का एक उदाहरण, जिसकी हमें उदाहरण में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संचारण सब तो सभी धातुओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उनमें से भी एक एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि। ओके, लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि, इसे अपन समझने का प्रयास करेंगे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि, मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, जंग लगने की क्रिया विधि, जंग लगने की क्रिया विधि बेटा। ठीक है, अब इसके लिए एक सिंपल सा मैं डायग्राम बनाऊं, फिर मैं इसके बारे में आपको रिएक्शन समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, आप बेटा ये मानिए कि ये बेटा एक लोहे का टुकड़ा है, और ये लोहे का ये टुकड़ा, इस लोहे की सतह पर ये खुरदरी सतह है बेटा, खुरदरी सतह। खुरदरी सतह समझते हो मतलब, क्योंकि जब चिकनी सतह होगी, स्मूथ सतह होगी, तो उस पर पानी नहीं जमेगा, क्योंकि लोहे पर जंग लगने के लिए पानी, लोहे पर जंग लगने के लिए वायु यानी O2 और CO2 का होना आवश्यक है। इसका मतलब स्मूथ सतह होगी तो पानी नहीं ठहरेगा, और यही कारण है, आप समझ रहे होंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोहे की सतह को हमेशा चिकनी बनाए रखना चाहिए, स्मूथ बनाए रखनी चाहिए, जिसके कारण उस पर पानी ना ठहरे। समझ में आ रही बात। चलिए, तो बेटा ये लोहे का एक टुकड़ा है, ये खुरदरी सतह वाला है, और सोचो इसके ऊपर ये जल जमा हो गया बेटा, जल। बात समझ में आ रही है, ये जल की बूंद यहां इकट्ठी हो गई, जल यहां जमा हो गया। अब यहीं से कहानी शुरुआत होती है। दरअसल जैसे ही, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही इस पर जल जमा हुआ, ये लोहे का टुकड़ा जैसे ही इस पर जल जमा हुआ, वायुमंडल की जो गैसें होती हैं CO2, O2, वायुमंडलीय गैसें इसमें विलय हो जाती हैं। वायुमंडलीय गैसें इसके अंदर क्या हो गई बेटा, विलय हो गई। समझ में आ रही बात आपको। O2 एंड CO2 कर दिया मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये गैसें क्या हो जाती है, इसके अंदर विलय हो जाती हैं। बार बार बेटा वो बनाना पड़ रहा है मुझे, चलिए खैर, CO2 तथा ऐसा कर देता हूं, अब तो ठीक है। ये गैसें जैसे ही इसके अंदर विलय होने लगी, किसके अंदर बेटा, जल के अंदर। ये ध्यान से सुनिएगा, जल में जैसे ही ये विलय होने लगी, यहां एक केमिकल रिएक्शन हो गई बेटा। वही केमिकल रिएक्शन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। यही रासायनिक क्रिया लोहे पर जंग लगने के लिए जिम्मेदार है। वो रासायनिक क्रिया क्या है,
बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, सुनिएगा। वो रासायनिक क्रिया यहां हो रही है, H2O यानी जल, ये CO2 के संपर्क में आते ही CO2 जैसे ही इसके अंदर बेटा जमा हो गई, इसमें बन गया H2CO3, और H2CO3 का मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये आयनों में टूटा रहता है, तो मैं उसी स्थिति में आपको बनाऊं H9 प्लस HCO3 निगेटिव। क्या समझ में आई बेटा? वायुमंडलीय गैस जो CO2 O2 इसके अंदर घुल चुकी है ना जल के अंदर, ये जल के साथ क्रिया करके बनाएगी कौन? कार्बोनिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल आयनों में कुछ हद तक टूटे रहते हैं, तो बेटा जैसे ही ये H9 बनेंगे, ये H9 का बनना ही जिम्मेदार है लोहे पर जंग लगने के लिए। और यही कारण है, अभी मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं, यही कारण है कि हम लोग लोहे पर क्षारीय पदार्थों का लेपन करते हैं, जिससे कि अगर H9 बन भी जाए तो वो क्षारीय पदार्थ H9 के सामर्थ्य को कम कर दे। समझ में आ रही बात? चलिए, तो जैसे ही H9 तैयार होंगे, H9 तैयार होंगे, चूंकि H9 और Fe की बात करें, आयरन यानी लोहा और H9 की बात करें, तो लोह का ऑक्सीकरण विभव यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। यानी अगर मैं ये कहता हूं ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है, या इस बात को कह दें अपचयन विभव कम होता है, इस बात को उल्टा भी कह सकते हैं। अभी आप ये सुनिएगा, तो जैसे ये रिएक्शन चालू हो गई, मान के चलो यहां या यहां कहीं का भी, वो लोहा काम करने लगता है बेटा किसका? एनोड का। ध्यान से सुनिएगा, किसकी तरह से बिहेव करेगा? वो एनोड की तरह से बिहेव करेगा। मतलब इस जगह के Fe, लिसन केयरफुली, इस जगह के बेटा Fe, ध्यान से सुनना, ये Fe इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदलने लगे। समीकरण नंबर 1 मैंने लिख दिया। और ये काम जिसको आप ऑक्सीकरण कहते हैं, ये बेटा जिस जगह हो रहा है, समझ लो लोहे का वो भाग क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा, जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीकरण होता है। बात समझ में आई? ये तब जनरेट हुआ, H धनायन बेटा Fe को मजबूर कर देता है। ये बात अपन आगे जाकर पूरी समझाएंगे जब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक तालिका बनवाऊंगा। ये H धनायन Fe को मजबूर कर देते हैं, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो जैसे ये लोहा, लिसन केयरफुली, जैसे ये लोहा इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये परमाणु, लोहे के परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Fe2 धनायन बनाएंगे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो चलने लगते हैं दूसरी तरफ। ये क्या? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बेटा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी किनारे पर एकत्रित होने लगते हैं, ये समझ लीजिए दूसरे किनारे पर। और जो Fe था, ये Fe मान के चलो, ये Fe आ जाते हैं किसके अंदर? विलयन के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस जगह के जो Fe परमाणु है बेटा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Fe2 धनायन में बदल रहे हैं, राइट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चल रहे हैं, तो जब जिस सिरे की तरफ चल रहे हैं, समझ लीजिए कि वो कैथोड की तरफ चल रहे हैं, लोहे का वो भाग कैथोड कहलाता है, वहां क्या हो रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? इसमें जो मौजूद है ना ये H धनायन, ध्यान से सुनिएगा, ये H धनायन, तो आपने देखा कि एनोड की तरह से व्यवहार कर रहा है लोहा, Fe का Fe2 धनायन में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, पहले तो मैंने उसकी रिएक्शन को यहां पर शॉर्टकट में लिखा है ये, और वो रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन होगी, ये जो H धनायन है ना बेटा, ये H धनायन, विलयन में जो मौजूद H धनायन है, ये H धनायन उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, राइट, और बदल जाएंगे किसमें? H में। H धनायन प्लस E निगेटिव इज इक्वल टू H। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 H बना लेंगे। ये दोनों H, ये दोनों हाइड्रोजन O2 के साथ संयोग करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 O2 ले ली, और ये बनाएंगे बेटा H2O। बात समझ में आ रही है? ये वाले हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन आयन कहां से आए बेटा? विलयन में मौजूद ये H धनायन हमारे, ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनेंगे, अपचेत होकर H में बदलेंगे। अब इन दोनों रिएक्शनों को बेटा मैं जोड़ दूं, जैसा मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है, तो ये 2H से 2H कट जाएंगे। अब इस टोटल क्रिया को आपको याद रखना है, वो क्रिया अपचयन वाली है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली है, तो हम कहेंगे वो भाग जहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम हो रहा है, अर्थात कौन सी क्रिया हो रही है बेटा? रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है, वो टोटल अपचयन क्रिया होगी क्या? 2
H पॉजिटिव बेटा प्लस, इनको जोड़ रहा हूं बेटा, प्लस 1/2O2 प्लस 2E नेगेटिव इज इक्वल टू H2O। ठीक है, ये कैथोड की क्रिया हो गई। बात समझ में आई आपके? ठीक है, कैथोड की क्रिया हो गई। अब एनोड और कैथोड की क्रिया को अगर मैं जोड़ दूं तो कुल अपक्रिया क्या हो जाएगी, ये मुझे लिखना है, कुल अपक्रिया बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे देखो सर 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गए, राइट। अब जो बचा वो है Fe प्लस ये वाला Fe, आप सॉलिड वगैरह लिख रहे हो तो वो लिख सकते हो, 2H धनायन ये वाला बेटा प्लस 1/2O2, एरो के बाद देखिए इस एरो से पहले 2 पदार्थ थे ये वाले, इस एरो से पहले एक पदार्थ था Fe, वो लिख दिया। अब एरो के बाद के मटेरियल लिखने जा रहे हैं हमें, तो हमने लिखा Fe2 पॉजिटिव बेटा प्लस, और क्या बचा, इलेक्ट्रॉन कट चुके कि सर H2O। ये कुल अपक्रिया हो गई। दरअसल ये Fe2 धनायन, ये Fe2 धनायन और H2O आपस में, ये Fe2 धनायन और ये H2O, वही लिख दिया मैंने, और साथ ही वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, उसके साथ संयोग कर लेंगे, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ऑक्सीजन मिलते ही इनका और ऑक्सीकरण हो जाएगा। Fe2 धनायन वाला ये Fe3 धनायन में बदल जाएगा और ऑक्सीजन के साथ संयोग करने के बाद बनाता है बेटा Fe2O3। फेरस आयन फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। ये Fe पर 2 धनावेश होने पर कहते हैं फेरस, और Fe2O3 में Fe की बात करें तो 3 धनावेश से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनाएगा फेरिक आयन, प्लस ये जो हाइड्रोजन है वो H धनायन के रूप में यहां से पुनः जनरेट होंगे। आप समझ रहे हैं, शुरुआत में हाइड्रोजन आयन जल और CO2 की क्रिया से बने, इसने मजबूर किया उस लोहे के परमाणुओं को कि तुम इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि मेरा यानी H धनायन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। H धनायन का जो अपचयन विभव है वो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। वैसे 0.0 वोल्ट तो है, पर Fe के अपचयन विभव के मान से H धनायन का अपचयन विभव का मान ज्यादा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, तो वो Fe को मजबूर कराता है, तो मजबूर कराकर वो Fe2 धनायन में, अगर मैं कहता हूं तो ये जली विलयन में आ जाते हैं, एक्वस ऐसा बना सकते हैं आप लोग। यहां सब कुछ वो लिख सकते हैं, FeS लिख दिया, वहां एक्वस लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको इस रिएक्शन को संतुलित करना बताता हूं। यहां Fe कितने बेटा, 2 लगाने पड़ेंगे हमें। देखो धनायन कितने हो गए, 2 और 2 4। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि धनायन को अपन यहां से संतुलित करेंगे तभी तो धनायन 4 होंगे, और H धनायन के आगे 4 लगाने से आवेश तो संतुलित हो गए, 2 और 2 4, लेकिन हाइड्रोजन बेटा 4 हो गए, तो H2O के आगे कितना लगाना पड़ेगा हमें, 2 लगाना पड़ेगा, तो हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए 2 दूनी 4। अब बात आती है ऑक्सीजन की। अब देखिए Fe की दृष्टि से बैलेंस है 2 Fe 2 Fe, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 धनावेश 4 धनावेश। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो O2 के आगे क्या लगा देंगे बेटा, 1/2 लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर 3 ऑक्सीजन होगा, और ये बना दिया Fe2O3, जिसको कहते हैं अपन फेरिक ऑक्साइड। बेटा यही फेरिक ऑक्साइड जो बन चुका है ये जल के साथ संयोग करके बनाएगा, यही फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जल के X अणुओं के साथ बनकर बनाएगा जंग, यानी लोहे लाल भूरे रंग का जो पदार्थ है जिसको अपन कहते हैं जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, यानी जंग बना लेगा, रस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट बोलते हैं। तो इस जगह क्या होगा, यहां ये रस्ट एकत्रित होती रहेगी, RUST, रस्ट, लाल भूरे रंग का पदार्थ यहां जमा होने लगेगा। ये एक डायग्राम का एक सिंपल सा तरीका था जो मैंने बनाया है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि भाई ये इस तरह से लाइनिंग बना दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक आप इस बात को, तो ये क्या दिखा रहे हैं कि सर ये चित्र बनाया जा रहा है, ये वाला जो एरिया है ये किसकी तरह से बिहेव करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम होगा, कि सर ये कैथोड वाला एरिया है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। पूरी प्रोसेस में आपने क्या देखा, वो लोहा जिसमें जंग लग रही है, मतलब ये काम हो रहा है, वो एक प्रकार का अपने आप होने वाला, अपने आप का मतलब स्वतः प्रक्रम। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया एक प्रकार से स्वतः प्रक्रम है बेटा, मैंने यहां मेंशन किया स्वतः प्रक्रम है, हम नहीं करा रहे, स्वतः प्रक्रम है कि नहीं बेटा। यानी हम उसे छोड़ दें
तो अपने आप ही वो क्रिया होती रहती है, वजह से वायुमंडल की O2 CO2 जल के संपर्क में आती है। और आपको याद होना चाहिए स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का जो चिन्ह होता है बेटा वो 0 से कम होता है, यानी दूसरे अर्थों में कह दें डेल्टा जी कि सर डेल्टा जी क्या चीज है, ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, ऋणात्मक है। आपको बस ये याद रखना है, इतना समझ लो अभी तो, स्वतः प्रक्रमों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपने ये पूरी प्रक्रम में ये देखा कि ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने के दौरान एक प्रकार का ये सेल बन गया, और सेल भी कौन सा, रासायनिक क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं जो ऑक्सीकरण अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन हो रही है। इससे अगर हम चाहें तो विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से ये वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल की तरह से व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह से बेटा, वोल्टिक सेल, या इसे कहते हैं अपन गैल्वेनिक सेल। ये क्या होते हैं बेटा कि सर ये वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो आपने मेरा अंदाजा कि ये रिएक्शनों को ढंग से देखा होगा, ये रासायनिक क्रियाएं इसके अंदर होंगी लोहे पर जंग लगने के दौरान। तो ये तो हो गई लोहे पर जंग लगने के दौरान की होने वाली क्रियाएं। और अब बताते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट रस्टिंग आयरन, यानी हाउ टू प्रोटेक्ट रस्ट मतलब आयरन। लोहे पर जंग लगने के लिए अब सीधी सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं, या 3 तरीके हैं। एक तो है लोहे पर जंग लगने को रोकने के लिए 3 रास्ते बताए गए। नंबर 1, रोधक द्वारा सुरक्षा। रोधक कहते हैं बेटा बैरियर को, रोधक द्वारा सुरक्षा। ठीक है। अब रोधक का मतलब क्या है, मान के चलो मैं या आप बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी के दिनों में अपनी इस स्किन को बचाना चाहते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है तो आप क्या करेंगे, हमारी स्किन तब भी झुलस सकती है, और बहुत ज्यादा गर्म होगा तब भी झुलस सकती है। तो हम चाहे तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, जिसके द्वारा वो क्रीम क्या करेगी, बाहर के मौसम को स्किन के संपर्क में नहीं आने देगी। समझ में आ रही बात? तो उस क्रीम को मैं कहूंगा रोधक। तो क्या करते हैं हम लोग, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग ग्रीस, पेंट अथवा अन्य रासायनिक पदार्थ का लेपन कर देते हैं। वो रासायनिक पदार्थ एक तरीके से बैरियर का काम करेंगे। समझ में आ गई बात? बैरियर कैसे, लोहे पर अगर वो कांटेक्ट हो जाए O2 CO2 जल का तो जंग लग रही है, हम चाहते हैं कि वो कांटेक्ट ना हो पाए, तो वो रासायनिक पदार्थ जो लगाए आपने, ग्रीस या ऑयल या आपका कह सकते हैं हम लोग पेंट्स, ये रोधक का काम करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है जिसे अपन कहते हैं गैल्वनीकरण। लोहे के लिए वो कहलाता बेटा गैल्वनाइजेशन। ये गैल्वनीकरण का मतलब ये समझिए, दरअसल लोहे से ज्यादा क्रियाशील धातु होती है जिंक। यदि मुझे लोहे को बचाना है तो मैं क्या करूं, लोहे पर उससे ज्यादा क्रियाशील धातु का लेपन कर दूं। इससे क्या होगा, लोहे कम क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक इस क्रिया में भाग लेती रहेगी, लोहा इस क्रिया से बच जाएगा। तो लोहे पर जब जिंक का लेपन कर दिया जाता है तो हम उससे कहते हैं गैल्वनीकरण। तो आप लोग इस तरह से भी, जस्तीकरण भी कहते हैं, उसको बचाया जा सकता है। तीसरा है जिसे कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। बेटा क्या नाम है इसका, बलिदानी सुरक्षा। और बलिदानी सुरक्षा का मतलब जैसे बलिदान देना। बलिदान का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जानते हैं कि हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमसे ज्यादा क्रियाशील सैनिक व्यक्ति, जिनको सैनिक सलूट है ऐसे सैनिकों को हमारी तरफ से, जो हमारी सुरक्षा के लिए खुद बलिदान कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, सामने शत्रुओं से मुकाबला कर रहे हैं, तब हम यहां स्वतंत्र भारत के अंदर अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह से निभा पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यानी वो स्वयं बलिदान हो जाते हैं, हमारी सुरक्षा करने में वो बलिदान हो जाते हैं, यानी वो हमसे ज्यादा सक्रिय हैं। ठीक वैसे ही समझना है आपको, इसी को कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। देखिए कभी कभी क्या, आप कई जगह आपने देखा होगा कि तेल या जल एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पाइपों के माध्यम से सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक पहुंचाया जाता है। वो पाइप होते हैं बेटा लोहे के, उनमें पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सोचिएगा।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोहा वो है कभी मिट्टी के अंदर से गुजर कर जा रहा है खुदाई के दौरान, कभी ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में वो लोहा भले ही हम उस पर काला कितना भी कर दें, डामर लगा दें, फिर भी कहीं ना कहीं उसके छूट जाने की वजह से, डाबर के छूट जाने, पेंट्स के छूट जाने से लोहा वायुमंडलीय गैस और जल के संपर्क में भारी स्थिति पर आ जाता है, तो उसमें जंग लगने जाएगी, और जंग लग गया तो वो बेटा वो पाइप खराब होने लगेगा, पानी या तेल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसमें से होकर जा रहा तब वो काफी हद तक निकल जाएगा। तो हम इसको रोकना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, देखिएगा एक डायग्राम के माध्यम से ये देखिएगा, ये लोहे के पाइप हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, उन लोहे के पाइपों में थोड़ी थोड़ी दूर पर अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक या मैग्नीशियम के टुकड़े लगा देते हैं, कुछ कुछ दूरी पर, राइट, वहां निशान लगा देते हैं, डेट वगैरह डाल देते हैं कि हमने कितने वजन का जिंक का या मैग्नीशियम का टुकड़ा हमने लोहे के साथ जोड़ा है। ये लोहे के पाइप जिसमें पानी या तेल बह रहा है, जिंक या मैग्नीशियम के टुकड़े, और इसको जोड़ दिया चालक तार के द्वारा। अब क्या होगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि जिंक या मैग्नीशियम के जो टुकड़े लगाएंगे इनकी क्रियाशीलता लोहे के टुकड़े की तुलना में ज्यादा होती है, तो इससे क्या होगा, ये क्रिया कर लेंगे, मतलब ये एनोड की तरह से व्यवहार करेंगे। जब ये ज्यादा क्रियाशील है तो एनोड की तरह से व्यवहार करेंगे, यानी ये स्वयं जो क्रिया एपी की ये हो रही थी ना बेटा, वो किन की होगी, जिंक की जिनके टुकड़े लगाए, या मैग्नीशियम की होगी जो मैग्नीशियम के टुकड़े लगाए। समझ में आ गए, तो ये स्वयं नष्ट होते जाएंगे, ये अपना बलिदान दे देंगे जिंक और मैग्नीशियम के टुकड़े, लेकिन इस लोहे को सुरक्षित बनाए रखेंगे। तो समय समय पर इंजीनियर जो होते हैं वो ने मालूम है कि कितना जिंक का टुकड़ा, कितना मैग्नीशियम का टुकड़ा लोहे के कितने पाइप को कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकता है, तो बाद में वो इस पाइप को बदलने की जरूरत नहीं है, इस पाइप में कोई जंग नहीं लगेगी, लोहे के इस पाइप में सिर्फ जिंक के टुकड़े खराब हो जाते हैं, इनको समय समय पर बदल दिया जाता है, जिससे कि हमारे लोहे के पाइपों को सुरक्षित, लोहे के पाइप हमारे सुरक्षित बने रहे, पानी का फ्लो, पानी का प्रवाह या तेल का प्रवाह कंटिन्यूअस बना रहे। बात समझ में आई। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को पढ़ा था, ठीक है ना। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी बेटा। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे वोल्टीय सेल और गैल्वेनिक सेल की। आखिर वोल्टीय सेल और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, जिनको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, विद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। ये जो वोल्टी और गैल्वेनिक है, ये बेटा वैज्ञानिकों नाम है वोल्टी, वोल्ट और गैल्वेनिक, गैल्वेनो, राइट। बहुत सारी चीजों के नाम वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए, जैसा कि आप देख रहे हैं सेल के नाम रखे गए, यूनिट भी बनाई गई वोल्ट, ठीक है ना। कई प्रकार के उपकरणों के नाम रखे गए, गैल्वेनोमीटर, ठीक वैसे ही। तो आखिर वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल में होता क्या है, ये समझिएगा। दरअसल इसके अंदर होती हैं रासायनिक क्रियाएं, अपने आप होती हैं। पहली बात तो ये समझ लो, ये स्वतः क्रियाएं होती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे किसी चीज को अगर हम बाहर रख दें, जैसे आपने देखा था कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया अपने आप होती है, हम नहीं करा रहे। यानी प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतः प्रक्रम, एक होता है अस्वतः प्रक्रम। कई चीजें जैसे अगर मैंने खुशबू लगाई है तो खुशबू के कण अपने आप तक पहुंचेंगे, ये स्वतः प्रक्रम है। बर्फ पिघल रही है, ये अपने आप स्वतः प्रक्रम है। द्रव का प्रवाह ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ हो रहा है, ये स्वतः प्रक्रम है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी माइंड में ये भर लें कि बेटा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये स्वतः प्रक्रम है, क्रियाएं अपने आप होती हैं, स्वतः प्रक्रम है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उनको कहते हैं, इनके अंदर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का जो मान होता है बेटा वो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। 0 से कम यानी डेल्टा जी का जो मान होता है वो ऋणात्मक आता है। इनमें होगा क्या, इनमें होती है बेटा रासायनिक क्रियाएं। क्या होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। समझ में आ गई। तो दरअसल गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टी सेल उन्हीं को कहते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और ये अपने आप होने वाली प्रक्रियाएं स्वतः प्रक्रम है, राइट। इसका मतलब है कि इसमें एक
इस प्रकार का एक उदाहरण है जिसे कहते हैं डैनियल सेल। हमारे सिलेबस में इस डैनियल सेल, तो डैनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल है जिसके अंदर यही काम होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बेटा, राइट। लेकिन डैनियल सेल में दो जो रॉड इस्तेमाल में लाई जाती हैं वो रॉड होती हैं बेटा जिंक की और कॉपर की, तो इसे जिंक कॉपर सेल भी कह सकते हैं। डैनियल सेल का दूसरा नाम होता है जिंक कॉपर सेल। हालांकि हम लोग जो जिंक कॉपर सेल यानी डैनियल सेल कह रहे हैं, अच्छा जिंक और कॉपर इस्तेमाल में लाया जाएगा तभी बेटा इसे डैनियल सेल कहेंगे। वैसे विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल दूसरे पदार्थों के भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं निकेल और सिल्वर सेल, इसमें होता क्या है, दो धातुएं जिनकी क्रियाशीलता में अंतर है। जैसे कि अगर आपको बता दूं कि जेडेन की क्रियाशीलता जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है, वैसे ही निकेल की क्रियाशीलता सिल्वर से ज्यादा होती है। या मैं यहां यह भी कह सकता हूं जिंक और सिल्वर का बना सकता हूं, निकेल और कॉपर का भी एक सेल बना सकता हूं। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जिंक और सिल्वर का बनाने पर वो गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल तो होगा लेकिन वो डैनियल सेल नहीं होगा, राइट। इसी तरह से निकेल और कॉपर का बनाने पर वो गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टी सेल तो होगा लेकिन वो डैनियल सेल नहीं होगा। डैनियल सेल में स्पेशली कौन इस्तेमाल करेंगे बेटा, जिंक और कॉपर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तभी उसे डैनियल सेल कहेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग डैनियल सेल का एक चित्र बनाते हैं और फिर उस चित्र को अच्छी तरह से समझकर उसकी आगे की कार्यप्रणाली के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। बहुत गौर से देखिएगा बेटा ये, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मटेरियल इसके अंदर देखने को समझने को मिलेगा जिससे आगे की कहानी को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं एक वोल्टी या गैल्वेनिक सेल बनाने जा रहा हूं जिसको डैनियल सेल कहते हैं, जिसमें जिंक और कॉपर के सेल का मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है बेटा। तो ये रही बात। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक पात्र, इस पात्र में क्या करते हैं हम लोग, हम एक जिंक की छड़ को बेटा इसमें डुबो देते हैं। डुबोने का मतलब जिंक की छड़ यहां है, ये मैंने लिख दिया जिंक Zn, ओके बेटा। और ये जिंक की छड़ डूबी रहती है किसमें, ZnSO4 के जली विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में डली रहती है। जिंक सल्फेट का जल में विलयन, और जिंक सल्फेट का मतलब है विलयन के अंदर जिंक आयन और सल्फेट आयन है, समझ लो, ओके। ये हमने जिंक आयन, जिंक सल्फेट विलयन भर दिया। ये जिंक की रॉड है बेटा, जिंक रॉड, जिंक की छड़, ठीक है, जिंक छड़। दूसरा बेटा, दूसरी तरफ मैंने दूसरे कलर के पेन से बनाने का प्रयास किया। ये जो देख रहे हैं आप, ये है कॉपर की छड़ बनाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, इसे सीधा कर, ठीक है। चलिए, ये मैंने एक दूसरी छड़ ले ली जो मैंने अभी बताया था आपको, ये कॉपर की छड़ ले ली बेटा, ठीक है ना, Cu की छड़ बेटा, Cu की छड़, ओके, कॉपर की छड़। इन दोनों की क्रियाशीलताओं में अंतर है और यही क्रियाशीलता में अंतर ही इनको स्वतः प्रक्रम कराने के लिए मजबूर कर देता है। दो में अगर क्रियाशीलता में अंतर है तो ये स्वतः प्रक्रम करते हैं, अपने आप इनके अंदर रिएक्शन होती है, इनका नेचर ही अपना ही अलग है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको डुबो दूंगा मैं किसमें, कॉपर आयन, कॉपर सल्फेट के विलयन में बेटा, कॉपर सल्फेट के विलयन में ये डूबा हुआ, ओके। CuSO4 का विलयन, वही जली विलयन बेटा, एक्वस AQ, ओके, एक्वस, ओके। और इन दोनों को जोड़ दिया हमने चालक तार द्वारा, चालक तार द्वारा, ये चालक तार द्वारा जोड़ दिया, बीच में लगा दिया हमने, अगर धारा का प्रवाह देखना है तो हमने एमीटर जोड़ दिया बेटा, एमीटर, ठीक है। एमीटर से क्या पता करते हैं हम लोग, धारा किस दिशा की ओर है, ठीक है। ये या अपन बल्ब जोड़ सकते हैं क्योंकि इनमें होंगी रिएक्शन, तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। तो ये एमीटर जिसका डायरेक्शन में यूं रख रहा हूं, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा तिरछा इस तरह से रखा है, इसका सेंस बताएंगे अपन। चलिए, अब होगा क्या, कुछ सीन यहां इस तरह का क्रिएट होगा कि ये पूरा परिपथ अब बंद हो चुका है। बंद का मतलब पूरी सर्किट जुड़ चुका है, इसका मतलब समझ लो। अगर मैं यहां से ये कनेक्शन वायर काट देता हूं तो ये कोई रासायनिक क्रिया इसके अंदर नहीं होगी, इसको कहते हैं अपन बंद परिपथ, राइट। ये बंद परिपथ है, और ये कर दिया जाए तो इसे कहेंगे खुला परिपथ, राइट। तो अब क्या होगा,
ये जो जिंक है, जिंक की जो छड़ है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद बेटा ये किस में आ जाएंगे, ये जिंक परमाणु, जिंक की छड़ के जिंक मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किस में आ गए, जिंक विलयन में आ गए। हालांकि पहले से जिंक आयन और सल्फेट आयन थे। इसका मतलब इस छड़ पर कौन सा काम हुआ है कि सर जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जिंक आयन में बदल रहे हैं। इसका मतलब ये छड़, थोड़ा समय से हटा दूं यहां से बेटा अब तो, ठीक है। ये छड़ किसका काम कर रही है बेटा यहां पर कि सर ये काम कर रही है एनोड का। क्यों कर रही है बताइए, क्योंकि ये बात हमें मालूम चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया हो रही है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीकरण हमेशा किस पर होता है बेटा, एनोड पर होता है। तो एनोड यहां पर जिंक है, ये ध्यान रखना। एनोड कौन है यहां पर, जिंक है। अभी मैं इस पर चार्ज नहीं लगा रहा, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसमें, Zn का Zn2 धनायन में ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आ गई। ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, रासायनिक क्रिया क्या हो रही है, अगर मैं यहां रासायनिक क्रिया मेंशन करूं तो रासायनिक क्रिया हो रही है बेटा Zn जो सॉलिड है, अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते थे Zn2 धनायन एक्वस विलयन में आने लगे। देखिए विलयन में पहले से जिंक आयन और सल्फेट आयन थे जो हमने डाला था, अब और आने लगे ऑक्सीकरण होने के बाद। और क्या कर दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। बात समझ में आई आपके। अब आप देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस छड़ पर एकत्रित होने लगे। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से आए, इसके परमाणु ने, जिंक की छड़ जो परमाणु है इसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जिंक आयन में बदलने लगे, विलयन में जिंक आयन आने लगे और इलेक्ट्रॉन यहां रह गए। इलेक्ट्रॉन जब यहां रह जाएंगे तो इस छड़ पर आ जाएगा कौन सा चार्ज बेटा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये ध्यान रखनी है, ये निगेटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर। क्यों हो गए, इलेक्ट्रॉन जमा होने लगे। इलेक्ट्रॉन कहां से आए बेटा समझिएगा, जिंक परमाणु से जिंक आयन में बदलेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां छूट गए, राइट। तो ये ऋणावेशित प्लेट हो गई, ऋणावेशित प्लेट की तरह से व्यवहार करेगा कौन, जिंक की छड़, राइट। धीरे धीरे एक एक चीज के कंसेप्ट को समझिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर द्वारा इलेक्ट्रॉन का गमन होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 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 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर आएंगे, सोचो क्या होने लगेगा। ये जो कॉपर आयन पहले से तके तकाए बैठे हैं, यहां ये कॉपर आयन, विलयन में कॉपर आयन जो मौजूद हैं, समझ रहे हैं आप, कॉपर सल्फेट के कॉपर आयन, ये तो कह रहे हो गई बल्ले बल्ले, इनको क्या चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। ये तो बैठे ही नहीं के लिए कि फटाक से आओ, ये तो बैठे ही इसीलिए फटाक से आओ। तो ये कॉपर आयन तेजी से दौड़ लगा रहे इसके तरफ, आगे आगे आगे। कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, यानी इस छड़ स्वयं का कोई काम नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, यहां इस छड़ के स्वयं का काम हो रहा है, खुद भी काम कर रही है। खुद क्या काम कर रही है, खुद के परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जिंक आयन बदल रहे हैं। लेकिन ये छड़ स्वयं कोई काम नहीं कर रही है। ये छड़ जिस विलयन में डूबी हुई है, उस विलयन के कॉपर आयन इस छड़ की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यानी यहां इलेक्ट्रॉन अगर जमा होने लगे, इलेक्ट्रॉन आने लगे, तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इस छड़ पर एक काम हो रहा है बेटा, इस छड़ पर जो काम हो रहा है वो ये है, Cu2 धनायन। अब आपको मैं बता दूं का, फ्रॉम कॉपर सल्फेट विलयन, विलयन के कॉपर आयन ये क्या कर रहे हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu के रूप में जमा हो रहे हैं। यानी विलयन के कॉपर आयन, समझना ध्यान से, विलयन के कॉपर आयन इधर तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो उनको ग्रहण करके और इस पर ही जमा होने लगे। ये जो मैं लाल कलर से इसके ऊपर जमा होने वाली बात बता रहा हूं, ये क्या जमा हो रहा है बेटा, ये कॉपर के रूप में जमा होने लगे। विलयन के कॉपर आयन उसी छड़ पर कॉपर परमाणु के रूप में जमा होने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं कि सर, इस क्रिया को अपचयन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं हम लोग। अगर बेटा ये क्रिया अपचयन है, अगर ये क्रिया अपचयन है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि सर, अपचयन की क्रिया हमेशा किस पर होती है बेटा, कैथोड पर होती है। तो आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहे हैं और कॉपर आयन यहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसा मान लिया जाता है, मान क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कड़ा रहे हैं, तो इसको मान लिया जाता है क्या, धनावेशित छड़, धनावेशित प्लेट। बात समझ में आई।
तो कॉपर की छड़ यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम कर रही है, यानी ये हो गया कैथोड, और जिंक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो ये एनोड। तो हमारी माइंड में एक बात आना चाहिए कि डैनियल सेल के अंदर जिंक एनोड की तरह से काम करता है और कॉपर कैथोड की तरह से काम करता है। बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन का गमन इधर होगा विलयन के कॉपर। तो इस वाले चैम्बर को मैं नाम दूंगा, चूंकि सेल में दो पार्ट है, आधा सेल इसको कहेंगे अर्ध सेल। अर्ध सेल का मतलब हो गया, चूंकि ये एनोड की तरह से काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं एनोड अर्ध सेल। बेटा क्या बोलते हैं? एनोड अर्ध सेल। और इसको बोलेंगे अपन कैथोड अर्ध सेल। कैथोड अर्ध सेल जैसा मैंने बताया आपको, और इन दो अर्ध सेल से मिलकर बना है पूरा सेल। समझ में आ गई बात? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, क्या लिखा मैंने यहां पर, ये तो हो गई हमारी इसकी बात। तो एनोड इसके अंदर कौन सी छड़ होती है बेटा? नेगेटिव छड़ होती है, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करती है। इसके अंदर कैथोड धनावेशित छड़ होती है और ये अपचयन का काम करती है, यानी कॉपर आयन का Cu2 धनायन का Cu में अपचयन होता है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों रिएक्शनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इस सेल की कुल अभिक्रिया क्या हो जाएगी बेटा? तो वो हो जाएगी ZnS। ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कटने के बाद Cu2 धनायन एक्वस इज इक्वल टू Zn2 धनायन एक्वस विलयन के लिए, ठीक है ना, प्लस Cu, और ये सॉलिड। बात समझ में आई बेटा? ओके। तो अब इसको एनोड अर्ध सेल कहते हैं, इसको कैथोड अर्ध सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि सेलों में एक परंपरा चली आ रही, परिपाटी चली आ रही है कि एनोड को हमेशा बाईं तरफ बनाते हैं और कैथोड को, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इधर ही करना है, पर ऐसा चला आ रहा है अक्सर, ठीक है ना। तो एनोड को हम लोग बाएं अर्ध सेल भी कह सकते हैं, कैथोड को दाएं अर्ध सेल भी कह सकते हैं। चूंकि एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो आप इसे कह सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कह सकते हैं आप लोग, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और दूसरी तरफ इसको कहेंगे अपन अपचयन अर्ध सेल, ठीक है। कई नामों से यह जाना जा सकता है अपचयन अर्ध सेल, क्योंकि इस वाले अर्ध सेल में अपचयन की क्रिया हो रही है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं ये अर्ध सेल, हाफ सेल, राइट। अब देखिए है क्या, वो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, यहां समझना है अपन को, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, यहां इलेक्ट्रॉन का जो गमन है वो कहां से कहां होता है? हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है। एनोड जो कि यहां जिंक है से कैथोड यानी कॉपर की तरफ होता है, कॉपर की तरफ या कॉपर की ओर, राइट। किसका प्रवाह बेटा? और धारा का प्रवाह हमेशा याद रखिए, धारा का प्रवाह हमेशा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगा। तो यहां से ये उल्टा मैंने ये बना दिया, ये धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह। समझ में आई बात कि नहीं? ये करंट का प्रवाह होगा। अब क्या है, दिक्कत कहां खड़ी हो जाती है इसके अंतर्गत, ये समझने का प्रयास कीजिए। जब मैं इसमें, समझना ध्यान से, जब मैं इसमें 1.0 m 1.0 मोलरता का विलयन भरता हूं, 1 मोलरता का विलयन इसमें भरा और 1.0 मोलरता का इसमें विलयन भरा, तो यहां जो सेल विभव का मान पोटेंशियल विभव मापी से सेल विभव का मान जो मिलता है वो 1.1 वोल्ट मिलता है। कितना बेटा? 1.1 वोल्ट। लेकिन कब मिलता है ऐसा तब मिलता है जब हमने 1.0 मोलरता का कॉपर सल्फेट का विलयन इसका भरा था। तो यहां अगर मैं एमीटर हटा दूं और यहां पर मैं क्या लगा दूं, विभव मापी लगा दूं, तो इसका विभव का मान कितना मिलेगा बेटा? 1.1 वोल्ट मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे इनकी सांद्रताएं परिवर्तित हो जाती है, अब होगा क्या, विलयन के अंदर Zn2 धनायन बढ़ रहे हैं, तो विलयन में इस प्रक्रिया में होगा क्या, तो आप कहोगे सर यहां Zn2 धनायन की सांद्रता बढ़ती है, बढ़ेगी कि नहीं? Zn2 धनायन की सांद्रता बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है बताइए? क्योंकि इस क्षण से जिंक परमाणु निकल कर जिंक आयन के रूप में बदल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं बेटा। समझ में आई बात कि नहीं? तो विलयन के अंदर Zn2 धनायन की सांद्रता बढ़ेगी, एक बात। दूसरे विलयन में क्या होगा बेटा कि सर ये जो कॉपर आयन है ना, कॉपर सल्फेट के, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसके रूप में जमा हो रहे हैं? यहां पर कॉपर की छड़ पर जमा हो रहे हैं, कॉपर के रूप में। तो इसमें कॉपर 2 धनायन की सांद्रता में कमी आती। तो मैंने ये लिखा
Cu2 धनायन की सांद्रता में कमी। बात समझे आप लोग, इसकी सांद्रता में कमी आती है। जब Zn2 धनायन की सांद्रता बढ़ती है तो जिंक परमाणु छड़ में से निकल रहे हैं, तो अपन कहते हैं Zn की छड़ का भार, Zn की छड़ का भार, Zn छड़ का भार क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो घुल रही है। घुल रही का मतलब क्या हो गया, उसमें से जिंक परमाणु बेटा क्या निकल रहे हैं, कम हो रहा है, ठीक है ना। और कॉपर की छड़ पर विलयन से निकले हुए ये कॉपर आयन, इस छड़ पर विलयन से निकले हुए कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसके ऊपर जमा होते जाएंगे, तो आप कहोगे Cu की छड़ का भार, Cu की छड़ का भार बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, Cu की छड़ का भार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यह बात समझ में आई आपको। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड यानी Zn से कैथोड कॉपर की तरफ होगा, धारा इसके विपरीत बहेगी, यानी कैथोड से एनोड की ओर, धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर धारा। जानते हैं अपन इस बात को, हमने कई जगह पढ़ा होगा। तो धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट यानी कैथोड से एनोड की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। ये बात। अब क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या कुछ प्रॉब्लम आती है। जब बेटा विलयन में जिंक आयन यहां बहुत ज्यादा एकत्रित होने लगे, सोचो जब विलयन में, ये लिखा है ना मैंने, जिंक की सांद्रता बढ़ रही है, तो विलयन के अंदर जब जिंक आयन की सांद्रता जब बढ़ने लगी तो क्या करेंगे ये, इसको एक अवरोध उत्पन्न करने लगेंगे। अवरोध कैसा बेटा, जिंक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो ये कहने लगेंगे कि तुम इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहे हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जा रहे हैं ये खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। समझना ध्यान से, जब जिंक आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो इस छड़ के तरफ चारों तरफ जिंक आयन ज्यादा हो गए। जिंक आयन जैसे ही ज्यादा हो गए तो दो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती हैं यहां पर, और वो क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं ना जिंक परमाणु के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन जाने के बजाय वो इनको भी ये भी ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगेंगे, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्लो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्लो हुआ तो धारा का प्रवाह भी कमजोर हो जाएगा, यानी सेल कमजोर पड़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। सेल अगर कमजोर पड़ता गया तो इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा बेटा, गिरता जाएगा, विभव इसका गिरता जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। तो विलयन में जिंक आयन की सांद्रता बढ़ रही है, तो सर कैसे इस बात को रोकें ताकि ये सेल अनवरत रूप से बिना किसी बाधा के चलता रहे, इस पर विचार करना है हमको। दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा, विलयन में कॉपर आयन की सांद्रता में कमी हो रही है, क्योंकि कॉपर आयन कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इसमें हो रही है ना रिएक्शन, कॉपर आयन प्लस 2e नेगेटिव इज इक्वल टू Cu। तो विलयन में कॉपर आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। कॉपर आयन कम होंगे तो कौन ज्यादा हो जाएंगे बेटा विलयन के अंदर, क्योंकि पहले जितने कॉपर आयन थे उतने सल्फेट आयन थे, और कॉपर आयन कम होने लगे तो सल्फेट आयन ज्यादा हो गए, तो सल्फेट आयन भी क्या करेंगे बेटा, इसके चारों तरफ एकत्रित होने लगेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको रिपल्सन मिल सकता है, तब भी ये प्रक्रिया रुकने की मतलब कमजोर होती जाएगी, मतलब स्लो होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुकता जाएगा, धारा का प्रवाह रुकता जाएगा। ऐसा ना हो के लिए हम मिलाते हैं इसके अंदर दोनों पात्रों को एक यू आकार की नली से जोड़ते हैं, वो यू आकार की नली कहलाती है बेटा लवण सेतु। ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने इसके अंदर डाल दी इस प्रक्रिया से बचने के लिए। प्रक्रिया क्या है बेटा, प्रक्रिया का नाम है कि सर यहां जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धीमा होने लगा, धारा का प्रवाह धीमा होने लगा, सेल कमजोर पड़ने लगा, पोटेंशियल कम होने लगा, तो हम क्या करते हैं यहां पर एक यू आकार की नली डाल देते हैं, यू आकार की नली, ठीक है ना। इसको यू बना सकते हैं, वो एक अलग बात है, मैंने ऐसे बना दिया। इस यू आकार की नली में क्या करेंगे हम लोग, यहां इस यू आकार की नली को कहते हैं हम लोग लवण सेतु। क्या बोलते हैं बेटा, लवण सेतु कहते हैं। तो पहली बात तो मैं यहां से इसे हटा दूं ताकि आप समझ पाएं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। लवण सेतु, सबसे पहले यह समझ लिया जाए कि लवण सेतु का मतलब है एक ऐसी नली जो दो विलयनों को जोड़ती हो जिसमें क्या भरा हो, लवण। सेतु कहते हैं ना अपन ब्रिज को, एक ऐसा सेतु यानी दो विलयनों को जोड़ने के लिए उसमें लवण भरा जाए। तो लवण सेतु में जो यू आकार की नली होती है, यू आकार की, ठीक है ना, अंग्रेजी का यू आकार जो दिख रहा है ना, यू आकार की, यू शेप, ये कांच की नली होती है, यू आकार की कांच की नली। ये यू आकार की कांच की नली में क्या होगा बेटा, इसके अंदर भर दिया जाता है, समझना ध्यान से, ये यू आकार की कांच की नली हो गई, ठीक है। इसमें इसके दोनों मुंह पर लगा दी जाती है रुई कुछ भरने के बाद, तो इसके अंदर भर दिए जाते हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या, विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिए जाते हैं, अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ।
और ये अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हो सकते हैं? ये भरा हो सकता है बेटा KCl का, ये हो सकता है बेटा KNO3 का, ये हो सकता है K2SO4 हो सकता है बेटा। इनमें से कोई भी पदार्थ हो सकता है जो इसके अंदर भरा जाता है। अब चूंकि ये KCl, KNO3, K2SO4 के इन आयन, इनके जो आयन है वो फ्लो करें, तेजी से फ्लो करें, और तेजी से फ्लो करने के लिए थोड़ा सा इनको एक अगर अगर या जिलेटिन में इनका पेस्ट बनाया जाता। अगर अगर एक पदार्थ होता है अगर अगर या जिलेटिन, जिलेटिन अगर अगर या जिलेटिन में, अगर अगर या जिलेटिन में क्या किया? KCl को या इसमें से जो कुछ भी है KCl को अगर अगर, ये एक प्रकार का ये अर्ध ठोस पदार्थ बन जाता है। अर्ध ठोस पदार्थ बन जाने का मतलब हो गया जिससे कि विलयन अवरोध ना हो, विलयन के अंदर आयन, विलयन नहीं, विलयन के अंदर आयन अवरोध ना हो, आयन चले बेटा। ओके, तो KCl अब होगा क्या? कुछ इस तरह की सीन या क्रिएट होता है कि जैसे KCl है तो KCl का के धनायन, ये के धनायन तो बेटा इधर आने लगता है और Cl निगेटिव आयन इधर आने लगेगा। सोचो, यानी अगर यहां के धनायन और Cl निगेटिव की बात करें तो के धनायन तो बेटा इधर आने लगेंगे और Cl निगेटिव आयन जो भी आपने भरा वो इधर आने लगेगा। ऐसा करने से क्या होगा? ये Cl निगेटिव आयन, समझना, ये यू आकार की नली जिसको अपन लवण सेतु कहते हैं, ये Cl निगेटिव आयन बेटा जब इसमें आएंगे तो होगा क्या? वो जिंक आयन जो ज्यादा हो चुके हैं ना, उनके आवेश को बैलेंस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लोराइड आयन जिंक के साथ संयोग करके नीचे बैठ जाए, फिर तो और काम बिगड़ गया। तो ये केवल काम क्या करेंगे? ये Cl नेगेटिव आयन जो जिंक आयन बढ़ गए हैं ना बेटा, इनके आवेश को संतुलित करेंगे, या कह दिया जाए विलयन को विद्युत रूप से उदासीन करेंगे। जो धनावेश बढ़ गए थे ना जिंक आयन के कारण, तो इनके वजह से विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? यहां पर कॉपर 2 धनायन की सांद्रता जो कम हो गई थी ना यहां पर अपचयन होने की वजह से, तो यहां पर कौन प्रवेश कर रहे हैं बेटा? वही धनायन, मतलब क्लोराइड इधर आयन इधर आए बेटा, Cl नेगेटिव आयन इधर आने लगे और के धनायन इधर जाने लगे। तो के धनायन, कॉपर 2 धनायन की जो कमी हो चुकी थी ना, वो सल्फेट आयन के इस विलयन को भी क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। बात आ रही दिमाग में? तो के धनायन के इधर आने से विलयन क्या होगा बेटा? बैलेंस होगा, संतुलित होगा। तो कुल मिलाकर लवण सेतु के कई कार्यों में से एक कार्य क्या है बेटा? दोनों विलयनों को विद्युत रूप से उदासीन बनाए रखना, विलयनों को विद्युत रूप से उदासीन बनाए रखना। जब ये उदासीन बनाए रखेगा, सोचिए बेटा, तो मैंने बताया ना कि जब जिंक आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो यहां क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीमा पड़ जाएगा, धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो दूसरा अपन इसका काम क्या दे सकते हैं? लवण सेतु का काम, दूसरा काम ये दे सकते हैं, ये सर्किट को बनाए रखता है। समझ में आ रही बात? ये सर्किट को बनाए रखता है, बनाए रखता है। समझ में आ रही बात? बनाए रखता है। अगर ये नहीं लगाया होता तो ये जो सर्किट है वो रुक जाता, धारा का प्रवाह रुक जाता, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता। तो ये सर्किट को बनाए रख सकता है। मेनली तो बेटा इसके दो ही कार्य हैं। बाकी तीसरा कार्य एक अलग तरीके का कार्य होता है जो द्रव द्रव जैसे लिक्विड लिक्विड जंक्शन को रोकता है। ठीक है ना, इसको अपन किसी और वीडियो में अलग से बनाएंगे। अभी आप समझो कि दो बातें, दोनों विलयनों को विद्युत रूप से उदासीन बनाए रखना है और सर्किट को बनाए रखता है। तो आपने पूरी कार्य प्रणाली को यह समझने का प्रयास किया। अब मैं आपको इस सेल को, जो हमारा डेनियल सेल है ना, डेनियल सेल, इस डेनियल सेल का ये जो बनाया है हमने, ये डेनियल सेल, इसका प्रदर्शन कैसे किया जाएगा वो मैं बता दूं। तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि सेल विभव कितना होता है बेटा? ई सेल, इसका सेल पोटेंशियल विभव माना जाता है 1.1 वोल्ट। लेकिन ये ऐसा कम माना जाएगा जब दोनों विलयनों की सांद्रता 1.0 m हो। लेकिन जैसे जैसे सांद्रता में कमी आती है, इसका विभव भी बेटा कम होता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको जो बता रहा हूं इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे। ये तो हो गई एनोड पर क्रिया, ये कैथोड की क्रिया, ये कुल सेल अपक्रिया जो डेनियल सेल के अंदर होगी, और ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वगैरह जो आपने देखा है। इसे अगर मैं यहां से हटा दूं तो मैं इसका सेल प्रदर्शन कैसे करूंगा? वो सेल प्रदर्शन किया जाएगा इस तरह से कि भाई Zn वर्टिकल लाइन, Zn 2 धनायन, डबल वर्टिकल लाइन Cu 2 धनायन, वर्टिकल लाइन Cu।
ये क्या होता है, ये प्रदर्शन। जैसे ये कुल सेल अभिक्रिया हो गई, ये इसे तो कहेंगे कुल सेल अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या कहलाएगी, अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया मिलाकर कुल सेल अभिक्रिया। और ये सेल का प्रदर्शन, सेल का प्रदर्शन। अच्छा, सेल के प्रदर्शन में क्या होता है, एनोड को हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है, ये बाईं तरफ लिखा गया एनोड को। एनोड कैसी छड़ होती है, नेगेटिव। और कैथोड को हमेशा दाईं तरफ लिखा जाता है सेल के प्रदर्शन में, कैथोड जो कि पॉजिटिव प्लेट होती है, राइट। एनोड वाले हिस्से में हम पहले धातु को लिखते हैं, फिर उसके बाद धातु आयन को लिखते हैं। यदि चाहो तो इसके नीचे इसकी सांद्रता लिख सकते हैं, जो भी हो, यानी एक्वस और सांद्रता। ऐसे यहां भी आप इसके नीचे इसकी भौतिक प्रावस्था जो सॉलिड है वो लिख सकते हैं, यहां पर आप एक्वस लिख सकते हैं। ऐसे यहां भी आप एक्वस लिख सकते हैं, सांद्रता लिख सकते हैं, और यहां सॉलिड है। फिर दोबारा सुनिए, सेल का प्रदर्शन एक ऐसा प्रदर्शन होता है जिससे अपन ये पता लगाते हैं कि इसमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। दूसरी बात, इससे ये भी पता लगाते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, राइट। वर्टिकल लाइन बनाने का मतलब है ये दोनों का एक दूसरे के संपर्क में है। तो जिंक किस में बदल रहे हैं, जिंक आयन में बदल रहे हैं। तो जिंक को पहले लिखा जाएगा, जिंक आयन को बाद में लिखा जाएगा। ये जो दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं ना बेटा, ये बताती है लवण सेतु को। ये जो लवण सेतु है, इस लवण सेतु को किसी सेल के प्रदर्शन में दो वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। तो एनोड वाले हिस्से का, यानी किसी सेल का एनोड यानी अर्ध सेल का प्रदर्शन करना है तो धातु को पहले, धातु आयन को बाद में लिखना। उनकी भौतिक अवस्था, धातु सॉलिड है तो सॉलिड के फॉर्म में लिख देंगे, विलयन के रूप में ये एक्वस है तो एक्वस लिख देंगे, राइट। ये हो गया हमारे लिए लवण सेतु। इसके बाद बेटा धातु आयन को कैथोड की तरफ क्या लिखते हैं, धातु आयन को पहले लिखा गया, धातु आयन को, और धातु को बाद में, राइट। दोनों के बीच में या तो सेमीकोलन चिन्ह लगा देते हैं या फिर खड़ी वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। और अगर पूछा जाए कि डबल वर्टिकल लाइन सेल प्रदर्शन में दो खींची गई ऊर्ध्वाधर डबल वर्टिकल लाइन किसको इंडिकेट करती है, तो आप क्या बताएंगे, ये देखो दोनों विलयन है ना, ये जिंक का विलयन और कॉपर आयन का विलयन, जिंक आयन का विलयन कॉपर आयन के विलयन के संपर्क में है, ये लवण सेतु को दिखाती है। इस लवण सेतु को दिखाने के लिए ये डबल वर्टिकल लाइन खींची जाती है। तो मैंने आप लोगों को एक डैनियल सेल के एक सामान्य तरीके से कार्यप्रणाली को बताया है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर अगर इसके विपरीत, जैसा मैंने कहा 1.1 वोल्ट होता है, अपने आप क्रिया हो रही है, स्वतः प्रक्रम है, ये तो समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अगर मैं यहां इसके विपरीत एक ऐसा बाह्य स्रोत से जोड़ दूं, यहां पर अगर मैं वायु स्रोत से जोड़ दूं ना बेटा इसको, यानी बाहर से ऊर्जा दी जाए, बाहर से विद्युत ऊर्जा दी जाए, तो क्या होगा कि अगर बाह्य स्रोत का विभव कम है, समझना, वायु स्रोत का विभव कम है और इसका विभव कम है, इसका विभव ज्यादा और बाह्य स्रोत का कम है, तो क्या होगा बेटा, ये सेल अपने तरीके से काम करता रहेगा, जो हो रहा था हो जाएगा। लेकिन अगर इस सेल के विभव के बराबर वाला विभव वाला दूसरा सेल इसके साथ टच कर दिया जाए तो क्रिया रुक जाएगी, साम्यावस्था की स्थिति से होगी। और यदि तीसरा केस क्या है कि अगर वाय विद्युत विभव, मतलब इससे बाहर एक ऐसा विभव वाला सेल जोड़ दिया जाए जिसका पोटेंशियल, जिसका विभव बेटा इस डैनियल सेल के विभव मान से ज्यादा हो, तो क्या होगा, क्रिया पूरी उल्टी हो जाएगी। तब ये पूरा काम किसकी तरह से व्यवहार करने लगेगा, ये काम करने लगेगा विद्युत अपघटनी सेल का, क्योंकि तब, कब की बात बता रहा हूं बेटा, मैंने 3 केसेस बताए। इस सेल का विभव का मान कितना बेटा, 1.1 वोल्ट, समझना, 3 केसेस। यानी हम इसे, जो कि एक वोल्टी या गैल्वेनिक सेल है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, हम इसे विद्युत अपघटनी सेल में भी बदल सकते हैं। लेकिन कब कब बदल सकते हैं, पहले सुनिएगा। इसका सेल विभव मान कितना बेटा, अगर मैं कहता हूं वाय सेल का जो हम जोड़ रहे हैं, वाय सेल का विभव जिससे हमने इसको जोड़ा है, वाय सेल का विभव अगर बेटा कम है, कितने से, 1.1 वोल्ट से, 1.1 वोल्ट इसका विभव है। अगर मैं जोड़ रहा हूं उसका विभव मान कम है बेटा, 1.1 वोल्ट से कम है, तो यही क्रिया होगी बेटा, जैसा हो रहा है वैसी तरह से काम करेगा। यदि मैं दूसरा केस बताऊं, वाय सेल का विभव जिससे हम इसे जोड़ रहे हैं, वाय सेल का विभव बेटा अगर बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, तो क्या होगा, साम्यावस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। साम्यावस्था स्थिति का मतलब हो गया बिल्कुल रुक जाना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा।
और तीसरा केस क्या बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण बात है, अगर Y सेल विभव का मान 1.1 वोल्ट से, यानी इसका विभव का मान 1.1 वोल्ट है, उससे ज्यादा ताकत वाला विभव, अगर ज्यादा ताकत वाला बैटरी अगर जोड़ दी गई 1.1 वोल्ट से, तो ये पूरा काम उल्टा हो जाएगा बेटा। यानी तब ये काम करेगा किसका, विद्युत अपघटनी सेल की तरह से काम करेगा। किसकी तरह से, विद्युत अपघटनी सेल की तरह से काम करेगा और पूरी क्रिया उल्टी हो जाएंगी। यानी स्वतः क्रिया यह कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कॉपर पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसमें ताकत विपरीत लगा दी गई, विपरीत ताकत का मतलब यह लगा दिया गया, इससे इसके विभव से ज्यादा वाली बैटरी से जोड़ दिया गया, इससे ज्यादा वाली से, तो क्या होगा, पूरा काम उल्टा। यानी अब हम, इसका खुद का नेचर कैसा था, जिंक से जिंक आयन बदलना, कॉपर आयन से कॉपर का बदलना, लेकिन पूरा काम उल्टा हो गया। अब कॉपर से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, यानी अस्वतः प्रक्रम होगा। अपने आप स्वतः प्रक्रम क्या था, जिंक से जिंक आयन बदलना, लेकिन बाह्य विभव अगर मैंने ज्यादा कर दिया, इसकी ताकत जो है ना उससे ज्यादा ताकत लगा दी, तो हम इसे धकेलने का मतलब समझ लो कि हम इसमें विपरीत क्रिया करा सकते हैं, तब ये अस्वतः प्रक्रम कहलाएगा। कॉपर से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, ये एनोड की तरह से व्यवहार करेगा बेटा, और ये कैथोड, क्योंकि आपने उसके विभव से ज्यादा विभव से उसे जोड़ दिया। तो अभी आप आज की इस क्लासेस में इतना समझने का प्रयास करें, एक सामान्य सी संरचना मैंने बताई है, लवर सेतु का रोल प्ले क्या किया जाता है वो समझने का प्रयास कीजिए, एनोड और कैथोड की क्रिया समझने का प्रयास कीजिए बेटा, कुल अवक्रिया, सेल प्रदर्शन, और ये 3 बातें जो मैंने बताई थी। लवर सेतु के 2 कार्य जो महत्वपूर्ण तरीके से समझना है आपको, यू आकार की एक कांच की नली होती है, दोनों विलयनों को विद्युत रूप से उदासीन बनाए रखना और सर्किट को बनाए रखना। सर्किट कैसे बनाए रखना है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह रुक गया था, क्योंकि यहां आयन ज्यादा हो गए, जैसे ही लवर सेतु में से जो क्लोराइड आयन इसमें आएंगे, विलयन विद्युत रूप से उदासीन बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर उसी फ्लो में जाएंगे, धारा का प्रवाह बना रहेगा। समझ में आई बेटा। आगे की वीडियो में अपन आगे की डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, ठीक।